और दोस्तों, आज इससे पहले का जो जिसने भी वीडियो नहीं देखा और सबसे पहले तो इससे पहले वाला वीडियो जा करके देखिए जब भी आपको आगे वाला समझ में आएगा। हमारा जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश चल रहा था, मरुस्थल को दो भागों में बांटा हमने, अर्ध शुष्क और शुष्क में। तो हमने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी दो भागों में बांट रखा है, जिसमें से हमने एक तो बालू का मुक्त प्रदेश है और एक है बालू का, ध्यान रखिएगा, कैसा, युक्त प्रदेश है। तो बालू का युक्त के बारे में इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं और अब हम इस वीडियो के अंतर्गत हम बालू का युक्त जो प्रदेश है उसके अंतर्गत बात करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जो बालू का जो युक्त प्रदेश है वह 58 पॉइंट कितना प्रतिशत है, 50% है। कितना है? 58.50% है। और जो मुक्त प्रदेश था, इससे पहले हमने बात की, मुक्त प्रदेश कितना था, तो वह 41.50 कितना था, 41.50। तो इसके बारे में देखते हैं, इसमें क्या पाए जाएंगे। तो इसमें रेत के टीले पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? रेत के टीले। देखिए, बालू का स्तूप प्रदेश, इस क्षेत्र में बालू रेत के विशाल टीले पाए जाते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पवन द्वारा रेतीली जो बलुई मृदा है उससे निर्मित जो लहरदार एक स्थलाकृतियाँ होती है, इस तरह की जो लहरदार स्थलाकृतियाँ बनती हैं, ये लहरदार स्थलाकृतियाँ क्या कहलाती है? बालू का स्तूप कहलाती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप। और बालू का स्तूप की बात करें, हम इनका वर्गीकरण की बात करें, देखिए वर्गीकरण की बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, अलग अलग प्रकार से बांटा गया है इसको। वैगनॉल्ड के अनुसार, ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो वर्गीकरण किया इन्होंने दो प्रकार बताए, एक तो बरछान और एक है शीप है कि, ध्यान रखिएगा, उसके अनुसार इन्होंने अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ और पैराबोलिक 3 प्रकार बताए इन्होंने। कितने प्रकार? 3 प्रकार। आगे हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अथवा जो सबसे सभी प्रकार के बालू का स्तूपों का जो वर्गीकरण किया है वह, ध्यान रखिएगा, मेक के अनुसार। मेक ने, ध्यान रखिएगा, 8 प्रकार के बालू का स्तूपों का वर्गीकरण किया है। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ है, बरखान है, पैराबोलिक है, तारा बालू का स्तूप है, अवरोधी हैं, नेटवर्क बालू का स्तूप है और सब्र का बीज है। तो हम इन पे एक एक पे विस्तार से बात करने वाले हैं, कौन से किस प्रकार के बालू का स्तूप कहलाते हैं। देखिए, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य से पता चल रहा है, दैर्ध्य का मतलब होता है दोस्तों तरंग, और तरंग कैसे चलती है? ऐसे चलती है, इस तरह से। जो, ध्यान रखिएगा, पवन इधर से, जैसे पवन चल रही है वाली, क्या चल रही है? पवन इधर से, ये पवन चल रही है, और पवन की जिस तरह से पवन चल रही है उसी दिशा में जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें ही कहा जाता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। और इन्हें ही कहा जाता है रेखे, शीप, पवनानुवर्ती, रेखे, अनुदिश, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। और आपके यहाँ पे देने का, इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा? इसमें से आपका सबसे अच्छा बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बनेगा कि शीप किसका प्रकार है। तो दोस्तों, आपको शीप अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का प्रकार बताना है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पवन की दिशा के समानांतर, जिधर से पवन चल रही है उसी दिशा में बनने वाले पवन की दिशा के समानांतर, पवन की दिशा के समानांतर अथवा अनुदिश बनने वाले बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। राजस्थान में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जैसलमेर हो गया, इनका जो विस्तार है फलोदी हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, अनूपगढ़ है, जोधपुर है, ठीक है। वर्तमान में ग्रामीण नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका में पाए जाते हैं और सर्वाधिक हैं जो जैसलमेर में पाए जाते हैं ये। अगला जो बालू का स्तूप है, अगला बालू का स्तूप, देखिए इसको समझने के लिए किस तरह से समझेंगे। देखो, ये इस तरह से पवन चल रही है, क्या चल रही? पवन। अब ये ध्यान रखिएगा, पवन की दिशा के समानांतर नहीं बनेगा, और इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से लंबवत बालू का स्तूप बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। पवन की दिशा, इधर से पवन चल रही है और पवन की दिशा के, ध्यान रखिएगा, इस तरह से लंबवत जो बनने वाले जो बालू का स्तूप है, लंबवत बनने वाले जो बालू का स्तूप है वो बालू का स्तूप कौन से कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये ध्यान रखिएगा 90 डिग्री पे बनते हैं, इन्हीं को कहा जाता है समकोण पर, इन्हीं को कहा जाता है समकोण पर। तो बनने वाले बालू का स्तूप कौन से कहलाते?
अनुप्रस्थ बालों का स्तूप कहलाते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पवन की दिशा के लंबवत अथवा समकोण पर 90 डिग्री पर बनने वाले बालों का स्तूप अनुप्रस्थ बालों का स्तूप कहलाते हैं। इनका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो विस्तार की बात करें हम तो जो इनका विस्तार है, विस्तार इनका रावतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, श्री गंगानगर है, अनूपगढ़ है, पोखरण है, ठीक है, पलौदी हैं, बालोतरा, ओशियाँ जोधपुर में है, नागौर है, नीम का थाना, शिक्कर, झुंझुनू आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है बरखान अथवा बरछान। बरखान अथवा बरछान, बरखान अथवा बरछान क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बरछान अथवा बरखान जो अर्धचंद्राकार, कैसे अर्धचंद्राकार, जो अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले होते हैं और ये गतिशील होते हैं। इसके लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखना है। जो मरुस्थलीकरण का वर्तमान में जो विस्तार हो रहा है उसके लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी जो बालों का स्तूप माने जाते हैं वह बरछान अथवा बरखान माने जाते हैं। ये गतिशील होते हैं, सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं और इनका जब भी आपको नाम आए तो शेखावाटी क्षेत्र में और जैसलमेर में ये क्या है, सर्वाधिक पाए जाते हैं। और भालेरी चूरू इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इनका जो सर्वाधिक विस्तार अथवा सबसे अधिकांश पाए जाते हैं भालेरी चूरू में पाए जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बनने वाले अर्धचंद्राकार गतिशील, हमने की थी कि एक जगह से दूसरी जगह इनका विस्तार होता है और एक जगह से दूसरी जगह इनका विस्तार होने के कारण ये मरुस्थलीकरण के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं। बरछान अथवा बरखान का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वह शेखावाटी क्षेत्र और जैसलमेर में, बालेरी चूरू है, शिक्कर, नीमका थाना, पोखरण, देशनोक, बीकानेर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, बाड़मेर, ओशियाँ आदि में ये पाए जाते हैं। अगला जो बालों का स्तूप है, अगला बालों का स्तूप है तारा बालों का स्तूप। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो तारे की आकृति होती है, तारे की आकृति होती है, तो ध्यान क्या अनियमित जो पौने चलते हैं, कभी इधर से चल रही हैं, कभी इधर से, कभी इधर से, तो उनके द्वारा जो रेत होती है, जो टीले होते हैं, उनका आकार तारे की आकृति के समान दिखाई देता है। तो जो तारे की आकृति के समान दिखाई देने वाले बालों का स्तूप है वह तारा बालों का स्तूप कहलाते हैं। देखिए अनियमित पौनों के द्वारा इनका निर्माण होता है और जो इनका विस्तार है ध्यान क्या मोहनगढ़, जैसलमेर, पोखरण तथा सूरतगढ़, श्री गंगानगर में पाए जाते हैं। पैराबोलिक अथवा परवलयाकार बालों का स्तूप होते हैं। पैराबोलिक होते हैं क्या है, जो पुराने ज़माने में जो महिला होती थी वह इस तरह से जो आधा चांद होता है वैसे इनके जो हेयर बैंड आता था बालों में लगाने का, उसको क्लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिप। तो उनके हेयर बैंड के समान अथवा हेयर पिन के समान दिखाई देने वाले जो बालों का स्तूप होते हैं वह पैराबोलिक परवलय बालों का स्तूप कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये मरुस्थलीय प्रदेश में महिला के बालों के हेयर पिन के समान अथवा अर्धचंद्राकार दिखाई देने वाले पैराबोलिक बालों का स्तूप कहलाते हैं। सब्र काबिज, देखो दो हैं, सब्र काबिज, इसके बारे में देख लेते हैं। सब्र काबिज बालों का स्तूप। सब्र काबिज क्या होती हैं? सब्र काबिज जो ध्यान रखिएगा छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है, इस तरह से क्या होती है, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है मरुस्थलीय प्रदेश में, और इन छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे ये रेत उड़ करके और इस तरह से टीला नुमा बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं और संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश में छोटी छोटी झाड़ियाँ व घास के सहारे बनने वाले बालों का स्तूप सब्र काबिज बालों का स्तूप कहलाते हैं। अगला है नेटवर्क बालों का स्तूप। और जो नेटवर्क बालों का स्तूप, इनकी एक श्रृंखला पाई जाती है, इस तरह से ये श्रृंखला पाई जाती है। और श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक? हरियाणा से, ये हनुमानगढ़ से हरियाणा का 2 हिस्सा है, वहाँ तक पाई जाने वाली बालों का स्तूपों की श्रृंखलाएँ क्या कहलाती हैं? बालों का स्तूप कहलाती हैं।
और जो लास्ट है, आखिरी है, वह है अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप किसी भी अवरोध के कारण, किसी भी कोई भी अवरोध आ गया जैसे, तो उसे टकरा करके जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें अवरोधी बालू का स्तूप कहा जाता है। और इनका जो विस्तार है पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर है, जोबनेर है, कुचामण है, सीकर है, झुंझुनू, निमका थाना आदि क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बालू का मुक्त और युक्त दोनों प्रदेश हो गए। इसके अंतर्गत हमने जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा था, बालू का मुक्त प्रदेश में और बालू का युक्त प्रदेश में। तो ये हो गया। और इससे आगे जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसके अंतर्गत हम मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित शब्दावली का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।